Assalamu alaikum. I'm Faisal, your English teacher. Today our topic is about the poem Tom Road by Shimasini. It is always said that Shimasini sketched theme of fairs in his poem. In fact, it is his favorite theme. He belongs to Ireland and is well aware with its past. Indeed, his past is fearful. His people suffered. They sacrificed their life for their fellow men. It is possible that Shimasini knows the impact of war too. He identifies fear on the faces of people and illustrates them through his poem. Undoubtedly, he is a talented poet and can convey any message. Further, he has the ability to convert emotions into words. Tom Road is a poem of Shimasini in which he does critical analysis of war and fear and vividly illustrates them. He illustrates fear and impact of war on people living in countryside. Tom Road fear के टॉपिक को शेयर करती है जैसा कि अ कांस्टेबल कॉल्स में दिखाया गया है। लिहाजा इस नज़म को पढ़ते हुए इस नज़म को भी जहन में रखना चाहिए। वो जो कांस्टेबल कॉल है उन्होंने दोनों ही नज़मों में रूरल इलाकों की खौफजदा ज़िंदगी को दिखाया है। अगरचे टॉम रोड में बहुत कम जानवरों की तस्वीरें दिखाई गई हैं, लेकिन इसके बावजूद ये जंग के दौरान पुरअमन जानवरों की ज़िंदगी की बर्तरी को जाहिर करता है और इसी के साथ साथ हमें दिखाई देता है कि पोइट लोगों की कंडीशन और फियर को कैसे बयान करता है जो उस वक़्त उनके जहनों में होता है जब वो टैंकों और असलह रखने वाली सड़कों पर फौज मार्च करते हुए नजर आती है। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम पोएम की ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन पे जाते हैं। मैं पहला स्टैंजा पढ़ूंगा। तो पोइट कहता है, वन मॉर्निंग अर्ली आई मीट आर्मर्ड कार्स in convey warbling along on powerful tires, all camouflaged with broken elder branches and headed foot soldiers standing up in turrets। यानी अब मैं इसका आसान सा तर्जमा करता हूँ। कहता है कि एक सुबह सवेरे मैं बख्तरबंद कारों से, वो जो टैंक टाइप होते हैं बख्तरबंद गाड़ियाँ, कहता है कि उस काफिले को मैंने देखा, यानी ताकतवर उसके टायर थे और टूटी हुई अल्डर शाखें, अल्डर एक दरख्त का नाम है, उसकी शाखों से अमूमन देखते हैं कि आर्मी वालों ने अपनी जो टैंक्स होते हैं उनको किसी भी वो दरख्त के पत्तों से उसे छुपाया होता है, उसे कैमोफ्लेज कहते हैं। कहता है कि टूटी हुई शाखों से वो छुपे हुए हैं और हम देखते हैं कि सम टाइम उसके ऊपर सोल्जर्स खड़े होते हैं और उन्होंने कुछ हेडफोन लगाए होते हैं। कहता है और हेडफोन के सिपाही उनके बुर्जों पर खड़े हैं, किसके? टैंकों के। सो अब हम इसका नटशल सा ओवरव्यू करते हैं। क्वाट्रेन स्टैंजा है, इसमें मोस्टली यूज ऑफ मोनोसाइलेबल है, हर लाइन में फ्री वर्स का इस्तेमाल है, लैंग्वेज बहुत सिंपल है, मॉडर्न है, कामे का इस्तेमाल है, सम टाइम राइम है, सम टाइम नॉट है, नरेटर फर्स्ट पर्सन और ओमनी प्रेजेंट नरेटर है। अगर हम विजुअल इमेजरी की तरफ देखें तो आर्मर्ड कार्स, कन्वेज, टायर्स, कैमोफ्लेज, एल्डर ब्रांचेस, हेडफोन सोल्जर्स और टरट, ये एक विजुअल इमेजरी क्रिएट करते हैं। अगर हम ऑडिटरी इमेजरी, वार्बलिंग, वो जो शोर्स टैंकों का सुनाई देता है तो एक ऑडिटरी इमेजरी पैदा करते हैं। उसी के साथ साथ अगर हम सिंबल्स की बात करें तो टायर्स यानी सोल्जर्स की जो गाड़ियां हैं उनके टायर्स वो पावर को शो करती है। आर्मर्ड कार्स और टरट्स, कैमोफ्लेज, एट्रसरा, ये सब कुछ इंपीरियलिज्म, मलेशिया और उसी के साथ साथ वार को शो करती है। यहाँ पर हमें यानी एंटी पीस दिखाई देता है। थीम इसकी देखें तो थीम में चाइल्डहुड के साथ मैच्योरिटी का मुकाबला, इंपीरियलिज्म, पावर और डोमिनेशन, पॉलिटिकल मिलिट्री पावर और एंटी पीस। अब हम दूसरे स्टैंजे की तरफ जाते हैं। दूसरे स्टैंजे में कहता है, हाउ लॉन्ग वर दे अप्रोचिंग डाउन माई रोड्स as if they owned them, the whole country was sleeping, I had right of ways, field, cattle in my keeping, tractor hitched to buck racks in open sheds। अब आसान अल्फाज में हम इसका तर्जमा करते हैं, वो कितनी देर से मेरी सड़कों पर आ रहे थे, गोया वो उनके मालिक हैं और पूरा मुल्क सो रहा था।
मेरे पास अपने पास हकूक के रास्ते हैं, ये खेत मेरे हैं, ये मवेशी मेरे थे, ये खुली शील्ड जहां पर ट्रैक्टर खड़े हैं और वो जो बक रैक्स हैं जिनको उन्होंने निशाना बनाया है वो सब मेरे थे। तो यहां पर अगर हम इसका सिंपल सा ओवरव्यू करें, क्वार्टेरियन स्टैंजा है, मोनोसिलेबल का यूजुअली इस्तेमाल है हर लाइन में, फ्री वर्स है, लैंग्वेज बहुत सिंपल है, मॉडर्न इसका डिक्शन है, कामे का इस्तेमाल है, सम टाइम राइम है, सम टाइम नॉट है, फर्स्ट पर्सन नरेटर है, ओमनी प्रेजेंट नरेटर है। तो जब और ये पूरी जब हम ट्रैक्टर की बात करें, बकरैक्स की बात करें, खेत की बात करें, तो यहाँ पर हमें पेस्टोरल इमेजरी दिखाई देती है। और अगर सिंबल के लिहाज से बात करें तो कहता है अप्रोचिंग डाउन माई रोड्स, तो मेरे सड़कों पर आ रहे हैं, इंपीरियलिज्म की थीम है, और उसी के साथ साथ ये वार को डोमिनेशन का सिंबल है इसमें। द होल कंट्री वॉज स्लीपिंग, तो इसका मतलब है नेग्लिजेंस है, टायर्डनेस है, ये कि वो थक चुके हैं। अब हम इसकी थीम की बात करें तो थीम में अगर देखें तो यानी कि यहाँ पर हमें इसकी चाइल्डहुड और मैच्योरिटी की पोइट्री नज़र आ रही है, उसी के साथ साथ हमें यहाँ पर इंपीरियलिज्म और एंटी पीस और वार, वर्ल्ड वार 1 के वो जो असरात है वो हमें दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा पावर एंड डोमिनेशन दिखाई दे रहा है, पॉलिटिकल और नेग्लिजेंस वगैरह हमें इसमें दिखाई दे रहा है। तो अब हम डियर स्टूडेंट्स तीसरे स्टैंजा की तरफ जाते हैं। तीसरे स्टैंजा में कहता है सिलोस, चिल गेट्स, वेट स्लेट्स, द ग्रीन एंड रेड्स of outhouse roofs, whom should I run to tell? Among all of those with their back doors on the latch, for the bringer of bad news, the small hours we stand. सिलोस, ठंडे दरवाजे और गीले स्लेट, सब्ज और सुर्ख, और वो जो घरों की छतों हैं, मैं किसको बताने के लिए भागूं? और इन सभी लोगों में जिनके पीछे पीछे जो दरवाजे हैं उन्होंने अंदर से कुंडिये लगा ली हैं, वो दूर भाग रहे हैं उस छोटे वो उस नुमाइंदे से, उस वक्त से जो उनको कोई बुरी खबर देने के लिए आ रहा हो। तो सिंपली हम इसका ओवरव्यू करते हैं। क्वार्टेरियन स्टैंजा है, मोनोसिलेबल का यूज है इसमें, फ्री वर्स इसमें इस्तेमाल की गई है, और इसी मॉडर्न डिक्शन है और कामे का इस्तेमाल है, लैंग्वेज इसकी बहुत सिंपल है, सम टाइम राइमिंग स्कीम है, सम टाइम नॉट है। और अगर हम इसके नरेटर की बात करें तो ओमनी प्रेजेंट नरेटर है। विजुअल इमेजरी की अगर बात करें तो पेस्टोरल इमेजरी है, कलर का इस्तेमाल करता है, कहीं पे ग्रीन और रेड का जिक्र करता है। जब वो बात वेट स्लेट की करता है तो टेक्टाइल इमेजरी का इस्तेमाल करता है। टेक्टाइल इमेजरी ऐसी इमेजरी को कहते हैं जब हम कोई वर्स पढ़ रहे हो तो उसमें हमें जब हम किसी चीज को छूते हैं या हमें कोई ऐसी सेंस दिखाई दे जिसमें हम किसी चीज को छू रहे हैं, तो ऐसी इमेजरी को टेक्टाइल इमेजरी कहते हैं। अच्छा, अगर हम सिंबल की बात करें तो इसमें बैकडोर इन द लैच, तो वो बैकडोर इन द लैच मतलब उन्होंने अंदर से दरवाजे को बंद कर लिया है, तो वो उसकी टायर्डनेस की सिंबल है, एस्केपिज्म की सिंबल है, और वो उनकी उस चीज को दिखा रही हैं कि वो अब जंग से और किस तरह वो जो दूसरे कंट्रीज हैं, इंग्लैंड है, उसने उस पर कब्जा कर लिया है। बैड न्यूज यहां पर सिंबल है डेथ की। अगर हम थीम की बात करें तो थीम इसमें बोरिडम, एस्केपिज्म, इंपीरियलिज्म, पावर एंड डोमिनेशन, पॉलिटिकल नेग्लिजेंस और वर्ल्ड वार 1 के इसके सिंबल्स इसमें उसकी हमें थीम दिखाई देती है। अब मैं स्टैंजा 4 की तरफ जा रहा हूं। स्टैंजा 4 में जो है वो उसकी यानी स्टैंजा 4 जो है वो उसकी 5 लाइनें हैं। उसमें कहता है पहली 2 लाइनों में, हु बाय बीइंग एक्सपेक्टेड माइट बी केप्ट डिस्टेंट, सॉरो ऑफ सीड्स, एरेक्टर्स ऑफ हेडस्टोन्स, यानी वो कहता है कि किसकी तवक्को के मुताबिक उसे दूर रखा जा सकता है। बीज के बोते, सर के पत्थर बनवा कर उनके जो अपने मीनार बनाने वाले, यानी कि वो यहाँ पर वो थीम दे रहा है कि ये जो आप बच रहे हैं, आप किससे बचने की तवक्को रखते हैं। और वो जब अपने उनको किसानों की बात करता है और वो जो जिन लोगों ने अपनी जानें कुर्बान कर दी हैं। अगली 3 लाइनों में कहता है, ओ शैरिएटर्स above your dormant guns, it stand here still, stand vibrant as you pass, the visible untoppled omphalos, यानी ओ शैरियट्स, अपनी ये जो गैर फाल बंदूक है इनसे जरा आगे आओ, यानी ये अब वहां पर तुम खड़े हो और आपके गुजरते ही मुतहर्रिक वो खड़ा है। और वो कहता है, और ये जो अनविजिबल और अनटॉपल्ड ओमोफ्लस, ये जो तुम ओमोफ्लस हो, कहता है कि तुम जरा अपना उसका इंतखाब करो।
तो यहां पर वो क्या करता है कि अब हम इसका जरा ओवरव्यू स्टैंजा करते हैं। तो क्विंटेंट स्टैंजा है, यानी कि क्विंटेंट स्टैंजा ऐसा स्टैंजा को कहते हैं जिसमें 5 लाइन हो। 5 लाइन स्टैंजा इज कॉल्ड क्विंटेंट स्टैंजा। और इसमें मोस्टली यूज मोनोसिलेबल इसमें यूज हुआ है, फ्री वर्स है, लैंग्वेज इसकी बहुत सिंपल है, मॉडर्न इसका डिक्शन है, काम्य का इस्तेमाल है, सम टाइम राइम है, सम टाइम नहीं है, नरेटर ओमनी प्रेजेंट है, विजुअल इमेजरी है। विजुअल इमेजरी में पेस्टोरल इमेजरी इस्तेमाल करता है, जब वो अपने देहातों की उनका जिक्र करता है। उसी के साथ साथ वो जब उनकी बात करता है शैरियटर्स और वो अपने वो जो शहीद लोग हैं उनको कॉल करता है, तो वहाँ पर हमें वैरियर इमेजरी दिखाई देती है। एलिट्रेशन की बात करें तो सावर ऑफ सीड्स, तो एस की एलिट्रेशन हमें दिखाई देती है। अलियंस इस स्टैंजा में, ये जो क्विंटेंट स्टैंजा है इसमें अलियन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। शैरियटर्स और ओम्फलस, शैरियटर्स, बैकस शैरियटर्स एक वो था ग्रीक मिथोलॉजी में भी है, जो कि शराब की वो बग्गी पर सवार होकर आता है। ओम्फलस ग्रीक लिटरेचर में ओम्फलस एक रिलीजियस स्टोन है, और जिसका ओम्फलस का मतलब है नेवल। और इट वॉज वाइड स्प्रेड बिलीफ दैट डेल्फी वॉज द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। ऑक्सीमोरन इसमें हमें मिलता है जब वो डोरमेंट गन की बात करता है। रेपिटेशन स्टैंड्स, जो रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स स्टैंड्स है वो बार बार आ रहा है। और अगर हम सिंबल की करें तो डोरमेंट गन, यानी कि ये सिंबल है कि अब ऑक्युपाइड हो चुका है। थीम की अगर बात करें तो ऑप्टिमिस्टिक इसकी थीम है, ग्रीक मिथ हमें यहां पर दिखाई देती है। अब हम क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द पोएम करते हैं, ठीक है। अब हम क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द पोएम की तरफ जाते हैं। तो कहता है द पोएट इन द फर्स्ट स्टैंजा creates vivid imagery of army. It seems that army is exhibiting its power through armored cars and infantry. This type of imagery has also been created by Philip Larkin in his poem MSM XIV, यानी 1914. But in this poem, situation is entirely different. There is a negative impact of army in it, whereas in MSM XIV, positive and enthusiastic attitude of army has been shown. एंड अगर हम इसकी बात करें, अगली इसकी जो पोइट्री है, तो वो कहता है कि सुबह सवेरे मुमकिन तौर पर पोइट अपने घर से बाहर आया और सड़कों पर उसने बख्तरबंद गाड़ियां देखी, यानी उसने फौजियों को भी देखा जिनके कानों में बंदूक और हेडफोन थे। ऐसा लगता है कि वो जंग के लिए तैयार हैं, वो जंग की तवक्को कर रहे हैं। हम जानते हैं कि वर्ल्ड वार वन में और इसके बाद भी हर मुल्क ने अपनी फौज को मजबूत किया है। इस नज़म में एक मुल्क के बाद के हालात का भी पता चलता है। हम नज़म के हर लफ्ज़ में खौफ महसूस कर सकते हैं। फौज का इरादा भी वाज़ेह नहीं है, ताहम ऐसा नहीं लगता कि ये मुल्क की दफा की खातर किया गया हो। और हमें यहाँ पर कुछ इसके मकासद नजर आते हैं। सो इफ वी टॉक अबाउट सेकंड स्टैंजा इज इंटायरली पॉजिटिव ऑफ द फर्स्ट वन। हाउ लॉन्ग वर दे अप्रोचिंग डाउन माई रोड्स, दीज लाइन शो sheer angers of the poet. My roads actually raffle my people. It symbolized that poet cares for his people. He considered that army is creating fear in their minds. Soldiers are marching on the roads as if they own them. It is morning time and everyone is sleeping in their homes. They are taking a peaceful nap, but the army is running. The poet explained the condition of his town. He has right off the way fields, cattle in my keeping, but the soldiers are direct threat to his town. They are running the beautiful pastoral life of countryside. Soldiers are less defensive but more hostile. यानी पोइट अपना गुस्सा जाहिर करता है और मदद चाहता है कि वो किसी खास कौम के बारे में नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के फलाह बहबूद के बारे में बात करना चाहता है। वो अमन का आशिक है, वो फौज की आमद पर खुश नहीं होता। जब भी वो उसे देखता है तो उसका दिमाग वर्ल्ड वार की यादों में भर जाता है। जंग उसके साथ मसाइब लाती है। जंग के दिनों में होने वाली लोगों की कुर्बानियां और जंग के दिनों में मरने वाले लोगों की तादाद उसे दिखाई देते हैं। और उसी के साथ साथ उसे जो वर्ल्ड वार में जो लोगों की जो दुखी जिंदगी है उसके मतलब भी वो हमें बताता है।
हिनी के दिमाग इन्हीं खौफनाक से हालात से भरा हुआ है। वो लोगों के खौफनाक हालत का तस्वर करता है, लिहाजा हर जगह अमन चाहता है। सो एक्चुअली war does not differentiate between good and bad. Indeed, people suffer too much in First and Second World Wars. Armed cars and soldiers are symbol of defense, but for Henny, they are enemies of peace. He cannot tolerate their attitude. He shows hatred for them in this poem. He is worried and confused, therefore does not know whom should I run to tell. Arrival of soldier is a bad news for everyone. Perhaps the poet does not want to become source of this bad news for his people. Therefore, he does not warn anyone. Nevertheless, the convoy just passed through. So the last stanza is about the rural life. There are sowers of seeds, erectors of headstones, charioteers in countryside whose stands are here still stand vibrant as army passes. This stanza reveals the pastoral life, which is danger because of the soldiers. He is against war. People are helpless in front of foreign invasion. They are afraid, therefore they have looked themselves in their house. Although the army has disturbed the people, yet end of the poem is quite positive. The visible untoppled outflows. These lines demonstrate the boldness of the poet and his people. So अब हम एक शॉर्ट सा कंक्लूजन करते हैं। कंक्लूजन में वो कहता है, यानी कि ये जो पूरी नज़म है, इस पूरी पोएम में जंग में जो एग्रेसिवनेस है उसको डायरेक्ट दिखाता है। शिमसिनी को ये पसंद नहीं था और ना ही इसे अपने मुल्क में गैर मुल्की हमला आवर पसंद थे। इसे पोइट के शऊर का भी पता चलता है। खौफ ने इसके होश उड़ा दिया है, इसने पोइट की सेंस पर भी कब्जा कर लिया है। हिनी ने अपने मुल्क और अपने लोगों की देखभाल करता है। इसके दिमाग में एक अजीब सा खौफ है और इस पर गालिब आना आसान नहीं। ये नज़म इनके खौफ को खुसूसन स्पेशली आलमी जंग के खौफ की अक्कासी करती है। The poet states in incident he witnessed foreign soldier marching on the road in a state of battle. Army creates fear in the minds of people, therefore they feel insecure. This poem is reaction to the action of army. Poet shows his anger while considering his supreme duty to show revolt. It is a protest against foreign invasion and he dares to speak against it. Being a poet, he considers his duty to protest and speak against his cruelty. He does not like unkind attitude of army. He prefers peace, therefore want it for the welfare of humanity. So ये था इसका ब्रीफ सा कंक्लूजन। आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको ये पोएम ज़रूर समझ में आ चुकी होगी। अगर आपको समझ में नहीं आई तो ये वीडियो एक बार ज़रूर देखिएगा और इसी के साथ साथ हमारा नीचे कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, आप हमसे रब्ता भी कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।